तो अपन पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अपन ने बात की थी गुलाम वंश की। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक। इस वंश के सभी शासक या तो गुलाम थे या फिर गुलाम की संतान थे। इस कारण इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। ये अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक। खासतौर से कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक तुर्की के इलवारी कबीले से थे। इस कारण इस वंश को इलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इस वंश के शासकों में मुख्य रूप से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये प्रमुख शासक हैं और ये सभी स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे और बाद में इनको दास बनाया गया था। तो ये जो हबीबुल्ला नाम के इतिहासकार हैं ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होता है और उसे बाद में दास बनाया जाता है उसको मामलुक कहा जाता है। इसलिए इतिहासकार हबीबुल्ला ने इस गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा है। और इस वंश के जो सभी शासक थे वो तुर्क थे, इसलिए इस वंश को आदि तुर्क वंश भी कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी इसके प्रमुख शासकों की। शासकों में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1210 तक शासक रहा था। दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये गोरी का गुलाम था, यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी ने इसको भारतीय प्रदेशों मुख्य रूप से अजमेर और दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां थी, या यूं कहें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता था, इसी को लाख बख्श के नाम से जानते थे, इसी को पील बख्श के नाम से जानते थे और द्वितीय हातिम भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। मैंने आपको बताया था द्वितीय सिकंदर तो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन द्वितीय हातिम कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक के समय सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। उस समय सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी और लाहौर को ही इसने राजधानी बनाया था। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की वैवाहिक नीति की अपन ने बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्वयं का विवाह है वो यल्दौज की पुत्री से किया था। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना था तो उसके शासक बनते समय कौन कौन कहाँ का शासक था ये बात आप ध्यान में रखना। सबसे पहले गौर का शासक, गौर का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की अपन बात कर रहे हैं। गौर का शासक कौन था आपका? इससे दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये गौरी का भतीजा था। उसके बाद में गौर के बाद में गजनी, तो गजनी का शासक कौन था? गजनी का शासक था ताजुद्दीन यल्दौज। ताजुद्दीन यल्दौज, या आप केवल यल्दौज नाम याद रख लेना। ठीक है, के बाद में सिंध और मुल्तान, सिंध और मुल्तान का शासक कौन था आपका? कुबाचा। ये तीन शासकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना था तो ये तीन शासक थे। ठीक है, गौर का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद था, जो कि गोरी का भतीजा था। उसके बाद में आपका गजनी का शासक था वो ताजुद्दीन यल्दौज था और आपका सिंध और मुल्तान का शासक कौन था? कुबाचा था। ठीक है, इतनी बात है वो अपन ने बात की थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वान थे। तो हसन निजामी ने तो आपका ताज उल मासिरी नाम का ग्रंथ लिखा था और फक्र ए मुदब्बिर ने आपका ग्रंथ लिखा था आदाब उल हर्ब या साजार ए अंसाब। और फक्र ए मुदब्बिर ये एक ऐबक का पहला वजीर था और भारत का प्रथम मुस्लिम राजनीतिक चिंतक भी किसको कहा जाता है? फक्र ए मुदब्बिर को कहा जाता है। फक्र ए मुदब्बिर के अनुसार ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिनार और दिरहम नाम का सिक्का चलाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी सिक्का नहीं मिला है। उसके बाद में 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो इतनी बात अपन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में की थी। अब अपन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बात करते हैं आराम शाह की। ठीक है, आराम शाह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आराम शाह ने क्या किया था? आराम किया था। इसने केवल आराम किया था, आराम के अलावा कुछ भी नहीं किया था। यानी कि 8 माह तक यह शासक रहा था और ऐबक की भांति इसने भी लाहौर को ही राजधानी बनाए रखा, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। तो आराम शाह के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल अगर आप याद रखना चाहो कि मोहन तो जब पड़ेगा नहीं याद रखनी पड़ची, तो केवल इतनी बात याद रखना। इसके समय एक युद्ध हुआ था, जूद का युद्ध, और ये इसके अंत का कारण बना। जूद का युद्ध इल्तुतमिश ने इस 1211 में जूद का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के मध्य और इस आराम शाह के बीच में। तो इल्तुतमिश ने इस आराम शाह को पराजित कर दिया था और आराम शाह इस जूद के युद्ध में मारा गया था 1211 में। ठीक है, वो जो हबीबुल्ला नाम का इतिहास हुआ है, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, हबीबुल्ला इतिहास
कार ने ही गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा है, और इस हबीबुल्लाह नाम के इतिहासकार ने ही इस आराम शाह को ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र माना है। लेकिन मिनहाज शिराज के अनुसार ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी, इसके कोई पुत्र नहीं था। तो अपन ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या नहीं था। तो इसके समय केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, जूद का युद्ध हुआ था ये आपका इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में। तो इल्तुतमिश ने इस आराम शाह को पराजित कर दिया, मार दिया, और उसके बाद में आपका शासक बनता है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आगे अपन बात करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 1211 में ये शासक बना था और 1236 तक ये शासक रहा था। ठीक है, इसका कालक्रम भी इंपॉर्टेंट है। देखो इल्तुतमिश के बारे में अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। अब इसको वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है अभी अपन बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, गोरी का, और ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में, देखो 1197 में एक युद्ध होता है अनिहलवाड़ा, गुजरात का अनिहलवाड़ा का जो युद्ध होता है, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है, इस इल्तुतमिश को 5 बार खरीदा गया और 5 बार बेचा गया, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। देखो कुतुबुद्दीन गुलाम था गोरी का और इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और ये आपके तुर्की के इलवारी कबीले से संबंधित था। ठीक है, और 1206 में ही मोहम्मद गोरी की सिफारिश के आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको तो दास्ता से मुक्ति मिली थी 1208 में, लेकिन इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई थी 1206 में ही। यानी कि जो गुलाम का गुलाम है वो पहले आजाद हो गया। भाई ऐबक का ये गुलाम था, ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी 1208 में, लेकिन इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल गई 1206 में ही। क्यों? क्योंकि ये गोरी का करीबी था और गोरी की सिफारिश के आधार पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1206 में दास्ता से मुक्त कर दिया था। और इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, आराम शाही की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। अपन ने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना था तो उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बना था तो इसने बगदाद के खलीफा से मान्यता ली थी। हालांकि ये शासक तो बन गया था 1211 में ही, और बगदाद के खलीफा से मान्यता इसने ली थी 1229 में जाकर, काफी लेट जाकर लिए, 36 तक तो ये शासन नहीं रहा था। और बगदाद का खलीफा था अल मुस्तसिर। एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बगदाद के किस खलीफा से इसने मान्यता प्राप्त की थी, तो अल मुस्तसिर, ये नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आरपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकती है। तो देखो शासक बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था, और लाहौर के स्थान पर इसने राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है, आपका इल्तुतमिश है। ठीक है, और इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तसिर से मान्यता प्राप्त की थी, और खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश है। इसलिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक, प्रथम संप्रभु शासक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के बारे में बेसिक बातें हो गई। अब देखो जब इल्तुतमिश शासक बना था तो उसके सामने 3 समस्याएं थी। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था उसके समय भी 3 समस्याएं थी, तो लेकिन उसने तो वो समस्याएं हैं वो टाल दी थी। क्यों टाल दी थी? देखो एक तो क्या किया था उसने, स्वयं का जो विवाह है वो ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से कर लिया, अपनी बहन का जो विवाह है वो कुबाचा से कर दिया, और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। तो उसने तो वैवाहिक नीति का सहारा लिया था। ठीक है, और ये जो इल्तुतमिश है इसके समय में यल्दौज और कुबाचा वाली जो समस्याएं हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो इसके समय में जब ये शासक बना था तो इसके समय में 3 समस्याएं थी। पहली समस्या तो क्या थी, मुइजी और कुतबी अमीरों का प्रभाव। अब ये मुइजी और कुतबी ये किस बला का नाम है? देखो मुइजी यानी मोहम्मद गोरी के समय के जो अमीर थे उसको मुइजी कहते हैं। कुतबी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो अमीर थे उनको क्या कहते हैं, कुतबी कहते हैं। तो मुइजी और कुतबी जो अमीर थे उनका प्रभाव था सबसे पहले तो ये। दूसरी समस्या थी गजनी।
गजनी का शासक कौन था आपका? यल्दोज। यल्दोज, गजनी का शासक कौन था? यल्दोज। तो यल्दोज की समस्या थी इसके सामने। और तीसरी समस्या थी आपकी सिंध और मुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था ना सिंध और मुल्तान। सिंध और मुल्तान का शासक कौन था? कुबाचा। तो ये दोनों समस्याएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो वैवाहिक नीति का सहारा लेकर इस समस्या को टाल दिया। इल्तुतमिश के समय ये समस्याएं दोनों एज इट इज रहेंगी, ताजुद्दीन यल्दौज की समस्या और नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या। और मुइजी और कुतुबी अमीरों का जो प्रभाव है ये भी इल्तुतमिश के लिए सरदर्द बन गया था। तो सबसे पहले वो अपने एक एक करके अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। सबसे पहले मुइजी और कुतुबी अमीरों का जो प्रभाव है वो समाप्त करेगा। अब ये तुर्क अमीर थे भाई, मुइजी और कुतुबी हैं, ये मोहम्मद गोरी के समय के वजीर और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो वजीर थे ये तुर्क अमीर थे। इनका प्रभाव कम करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने एक विश्वसनीय गुलामों का दल तैयार किया था, जिसको चालीसा दल कहते हैं या तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं। क्या किया था? इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी या इसी को क्या बोलते हैं अपन? चालीसा दल। यानी कि जो मोहम्मद गोरी के समय के अमीर थे और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के अमीर थे, उन अमीरों के स्थान पर खुद के जो विश्वसनीय गुलाम थे उनका एक दल तैयार किया था, ताकि इन अमीरों का प्रभाव कम हो जाए। और इन अमीरों के दल को ही क्या कहा जाता है? चालीसा दल, यानी 40 विश्वसनीय व्यक्तियों का दल तैयार किया था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये समस्या का समाधान हो गया। दूसरी समस्या देखो, गजनी का शासक कौन था? ताजुद्दीन यल्दौज। अब देखो, तराइन का युद्ध होता है 1191 और 92 में, वो सभी आपको पता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1216 में। तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है 1216 में। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में होता है, क्योंकि एक तो आपका इल्तुतमिश है और दूसरा आपका कौन है? यल्दौज। ठीक है, यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें गजनी के शासक यल्दौज है ये पराजित हो जाता है इल्तुतमिश से। अब देखो, इस पराजय से इल्तुतमिश को दो लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है? इल्तुतमिश का जो प्रभावशाली शत्रु है यल्दौज, ये समाप्त हो जाता है। दूसरा, अब ये कहाँ का शासक था? गजनी का। तो गजनी वाला जो शासक है ये भारत पर अपना नियंत्रण है वो स्थापित करना चाहता है। इसलिए जैसे ही गजनी का शासक वो पराजित हो गया, तो गजनी जो है वो भारतीय साम्राज्य से अलग हो गया, या यूं कहें कि गजनी जो साम्राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग हो गया। ठीक है, और ये दो लाभ है ये इल्तुतमिश को इस तराइन के तीसरे युद्ध से होते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखो, सिंध और मुल्तान का शासक कौन था? कुबाचा। तो 1228 में कुबाचा से लड़ाई होती है 1228 में। 1228 के अंतर्गत सिंध और मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है इल्तुतमिश, और कुबाचा इसमें पराजित हो जाता है। और पराजित कुबाचा इतना भयभीत हो जाता है कि सिंधु नदी में डूबकर ये आत्महत्या कर लेता है। कुबाचा इल्तुतमिश के भय से इतना ये भयभीत हो जाता है कि सिंधु नदी में कूदकर 1228 में ये आत्महत्या कर लेता है। तो कुबाचा की जो समस्या थी उसका भी समाधान हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। मुइजी और कुतुबी अमीरों को प्रभाव को कम करने के लिए इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। फिर यल्दौज की समस्या, गजनी का शासक यल्दौज था, उसकी समस्या को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध किया था। ठीक है, 1216 में, जिसमें यल्दौज पराजित हो जाता है, इल्तुतमिश का प्रभावशाली शत्रु समाप्त हो जाता है, गजनी जो है वो भारतीय साम्राज्य या अंतरराष्ट्रीय राजनीति से अलग हो जाता है। उसके बाद में सिंध और मुल्तान का शासक कौन है? कुबाचा है। 1228 में इल्तुतमिश है वो इसके ऊपर आक्रमण करता है, भयभीत कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। तो ये तीनों समस्याओं का समाधान है इल्तुतमिश के समय ये हो गया है। अब देखो, इसके समय में होता है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण से इसने रक्षा की थी दिल्ली सल्तनत की। मंगोल आक्रमण से रक्षा, अगर उस समय इल्तुतमिश की जगह कोई और शासक होता तो दिल्ली सल्तनत है वो बसने से पहले ही उजड़ जाती। कैसे उजड़ जाती? देखो, चंगेज खां का नाम आप सभी ने सुना है। मंगोल नेता कौन था? चंगेज खां। तो चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया था किसने? इल्तुतमिश ने बचाया था। देखो, 1221 में ख्वारिज्म का राजकुमार था जलालुद्दीन मांगबरनी। ख्वारिज्म का राजकुमार था जिसका नाम था मांगबरनी, जलालुद्दीन मांगबरनी। इस मांगबरनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कौन? चंगेज खां। चंगेज खां जिसका वास्तविक नाम तो तिमुचिन था, लेकिन इसको खुदा का कहर कहा जाता है, ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है। किसको? चंगेज खां को। इस चंगेज खां
किसके पीछे पड़ा था? ये आपका जलालुद्दीन मांगबरनी के पीछे पड़ा था 1221 में। देखो चंगेज खान की एक विशेषता थी, ये जिस भी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता था, जब तक उसको मार नहीं देता था तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। लेकिन जिस व्यक्ति के पीछे पड़ा है उस व्यक्ति को अगर किसी और ने शरण दे दी तो पहले उस शरण देने वाले का टांटा मिटेगा, उसके बाद में उस व्यक्ति को मारेगा। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी चंगेज खान की, और इस विशेषता से आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं वो सभी परिचित थे। इल्तुतमिश भी इस बात को जानता था कि अगर अपन जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देंगे तो चंगेज खान के आक्रमण को दिल्ली सल्तनत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसका पीछा तो चंगेज खान छोड़ देगा और पहले दिल्ली सल्तनत को हथियाने की कोशिश करेगा। इसलिए जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देना, इसके मतलब चंगेज खान के आक्रमण को सामना करना। ये बात इल्तुतमिश अच्छी तरीके से जान गया था। तो इस जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण भी नहीं देना चाहता था। अब ये जलालुद्दीन मांगबरनी है, ये खुद इस्लाम था, इल्तुतमिश है, ये खुद इस्लाम था। अब इसने क्या किया, मांगबरनी ने अपना एक दूत भेजा। ये इधर मंगोलिया चाइना से होते हुए इधर भारत की तरफ, कश्मीर की तरफ लौट रहा था। तो इसने अपना एक दूत भेजा किसके पास में? इल्तुतमिश के पास में। ये कहा कि आप भी इस्लाम हो भाई, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला हूँ, मैं भी इस्लाम हूँ, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। चंगेज खान नाम का जो व्यक्ति है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसके आक्रमण से आप मुझे बचाइए। ये संदेश भेजा अपने दूत के माध्यम से इल्तुतमिश के पास में। अब इल्तुतमिश सीधे मुंह इसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद अगर सीधे मुंह मना कर देगा तब तो इसके माथे के ऊपर कलंक लग जाएगा कि आपने एक मुस्लिम व्यक्ति जो आपसे शरण मांग रहा था, आप मुस्लिम होते हुए उसको आपने शरण नहीं दी, तो एक तो इसके माथे के ऊपर कलंक लग जाता। तो इसने क्या किया, जो संदेश लेकर आया था जलालुद्दीन मांगबरनी का व्यक्ति, उसी व्यक्ति के माध्यम से एक दूसरा संदेश इसने पहुंचा दिया। इसने क्या कहा कि यहाँ की जो जलवायु है वो जलालुद्दीन मांगबरनी के अनुकूल नहीं है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो गर्मी, भाई इंडिया में थोड़ी गर्मी पड़ती है, सीधी सी बात है, और वो उधर मंगोलिया और चाइना होते हुए आ रहा था, तिब्बत होते हुए, तो उधर क्या सर्दी का मौसम था। तो इल्तुतमिश ने कहा कि आपकी अनुसार यहाँ की जलवायु नहीं है और आप यहाँ रहोगे तो बीमार हो जाओगे। और संयोग से उस वर्ष जलालुद्दीन मांगबरनी बीमार भी चल रहा था। इसलिए इल्तुतमिश ने कहा कि आप यहाँ आओगे तो आपको जलवायु सूट नहीं करेगी और आप वैसे भी मरोगे, तो मरना तो आपको ऐसे ही है, कम से कम इस्लाम का नाम क्यों खराब कर रहे हो, कम से कम उसको लड़के तो मरो। तो इस ये संदेश है वो मांगबरनी के पास में पहुंचाया था इल्तुतमिश ने। तो मांगबरनी समझ गया कि इल्तुतमिश है वो अपन को निहाल करने वाला नहीं है, अपनी रोटी है वो इल्तुतमिश के पास में नहीं गलने वाली है। इस बात को समझ गया था मांगबरनी। तो मांगबरनी फिर अपना रास्ता टाल के और सीधा आगे सिंध की तरफ, मुल्तान की तरफ चला गया था। तो एक तरीके से मंगोल आक्रमण से, या यूं कहें कि चंगेज खान के आक्रमण से रक्षा की थी दिल्ली सल्तनत की, किसने? इल्तुतमिश ने। तो मंगोल आक्रमण से रक्षा की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चंगेज खान जिसको खुदा का कहर कहा जाता है, ईश्वर का अभिशाप कहा जाता है, इसका वास्तविक नाम क्या था? तिमुचिन था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसने एक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसने मुद्रा का प्रचलन किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो फक्र ए मुदब्बिर के अनुसार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिनार और दिरहम नाम का सिक्का प्रचलित किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का सिक्का अपन को मिला नहीं है। इसके सिक्के मिले हैं इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन का एक चांदी का टक्का नाम का सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था? चांदी का। इसने चांदी का टक्का नाम का सिक्का चलाया था, 175 ग्रेन का होता था। ये आपको ध्यान में रखना है। शुद्ध अरबी सिक्के डालने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, शुद्ध अरबी सिक्के डालने वाला। तो 175 ग्रेन का इसका चांदी का टक्का नाम का सिक्का है, ये प्रचलित था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका एक जित्तल नाम का, तांबे का 48 ग्रेन का जित्तल नाम का सिक्का भी मिला है। तो टंका और टंके के साथ में जित्तल। अब देखो ये जो जित्तल था ये तो किसके था? तांबे का सिक्का था, जबकि टंका जो था ये आपका कौन सा सिक्का था? चांदी का सिक्का था। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक टंके में कितने जित्तल होते थे? 48 जित्तल होते थे। और दिरहम कितने होते थे? 8 दिरहम होते थे एक टक्के में। लेकिन अगर आप उतना याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। टंका चांदी का किसने चलाया था? 175 ग्रेन का मिला है इल्तुतमिश ने, और जित्तल नाम का सिक्का मिला है जो कि तांबे का था, जो कि 48 ग्रेन का था। ये इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में मदरसा ए नासिरी और मदरसा ए मुइजी की स्थापना भी की थी। इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया था उसमें ग्वालियर का शासक कौन था? कौन था? मंगलदेव। ग्वालियर का शासक कौन था? मंगलदेव। मंगलदेव। आक्रमण कब किया था? 1231 में। कहां पर किया था? ग्वालियर। इल्तुतमिश ने 1231 में जब ग्वालियर पर आक्रमण किया उसमें ग्वालियर का शासक कौन था? आपका
मंगलदेव। ये 1231 भी आ सकता है, 1232 भी, क्योंकि 1231 में आक्रमण किया था और ग्वालियर को जीता था 1232 में, ठीक है। उसमें ग्वालियर का शासक कौन था? आपका मंगलदेव था। और इस ग्वालियर अभियान के दौरान ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को राजधानी का प्रशासन सौंपा था। देखो इल्तुतमिश क्या करता था, ये बड़ा एक दिमागी आदमी था, एक तरीके से अपन कहे तो दिमाग था उसके पास में। वो क्या करता था, जिस भी अभियान के ऊपर जाता था, तो जैसे अभियान जो है वो आपका महीने 20 दिन चलने वाला है, तो उस महीने 20 दिन के लिए अपनी राजधानी का जो प्रशासन है वो अपने पुत्रों में से किसी एक को सौंप कर जाता था। और फिर 1 महीने 20 दिन बाद में वापस आता था, तब देखता था कि राजधानी का प्रशासन इस फलाने पुत्र ने किस तरीके से चलाया है, अच्छी तरीके से चलाया है या नहीं चलाया है, क्योंकि वो ये चाहता था कि अपने जाने के बाद में अपना जो राजपाट है ये अपने पुत्र ही संभालने वाले हैं, इसलिए वो किसी न किसी एक पुत्र को वो प्रशासन सौंप कर जाता था। लेकिन इस ग्वालियर अभियान पर जाने से पहले अपनी राजधानी का जो प्रशासन है वो उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को सौंपा था, ठीक है। और इस दौरान रजिया ने प्रशासन का जो संचालन है वो कुशलतापूर्वक किया था, न केवल कुशलतापूर्वक बल्कि उसके पुत्रों से भी अच्छा प्रशासन चलाया था। और इस बात से ये इल्तुतमिश काफी प्रभावित हुआ और इस रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने कौन से अभियान से वापस आने के बाद में रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था? तो इस ग्वालियर अभियान से, ठीक है। 1232 में जब मंगलदेव को पराजित किया था, तो ग्वालियर अभियान से आने के बाद में अपना उत्तराधिकारी है वो रजिया को घोषित कर दिया था। 1236 तक चलेगा ये, और 1232 में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करके राजतंत्र का प्रचलन कर दिया था, ठीक है, कि मेरे बाद में मेरा पुत्र या पुत्री है वो शासक बनेगा, यानी कि इसने राजतंत्र का प्रचलन कर दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो इल्तुतमिश का जो है वो राजस्थान के साथ में भी झगड़ा हुआ था। मेवाड़ के ऊपर, नागदा के ऊपर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और मेवाड़ का समय उस समय शासक था आपका रावल जैत्र सिंह। भूताला का युद्ध आप सभी को याद है, 1227 में भूताला का युद्ध हुआ था। तो भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। राजस्थान में आया था बाटी खबन, ठीक है, लेकिन राजस्थान वाले शासक ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया था। उसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 1234 में इल्तुतमिश ने मालवा के ऊपर आक्रमण किया था, उज्जैन, मालवा उज्जैन के ऊपर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के समय उज्जैन के महाकाल मंदिर को तोड़ने का कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यानी 1 2 3 4 1234 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया था और उज्जैन के महाकाल मंदिर को तोड़ा था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इल्तुतमिश के समय एक विद्रोह हुआ था, पिर्थु का विद्रोह है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश के समय विद्रोह हुआ था पिर्थु का विद्रोह है। और ये कहां पर हुआ था? आपका अवध में हुआ था, अवध में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 1,20,000 मुस्लिम मारे गए थे। तो इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ था, इसलिए यह विद्रोह एग्जाम में पूछा जाता है, पिर्थु का विद्रोह। इल्तुतमिश के समय अवध में जो शिया मुस्लिम धार्मिक नेता था पिर्थु, उसका विद्रोह हुआ था। 1,20,000 मुस्लिम इसमें मारे गए थे। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता फरता का भी प्रचलन किया था। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि इक्ता फरता का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। देखो इक्ता फरता का मतलब क्या है? इल्तुतमिश अपने सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले एक निश्चित भूभाग देता था। यानी इक्ता का मतलब भी क्या होता है? भूभाग। इक्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूभाग होता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश अपने सैन्य अधिकारियों को वेतन देने के बदले एक निश्चित भूभाग प्रदान करता था और इसी भूभाग को इक्ता कहा जाता था। तो इक्ता फरता का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अब वो जो भूभाग इसको देता था उस सैन्य अधिकारी को, तो उसकी समस्त जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है और राजस्व वसूली की जो जिम्मेदारी है वो उस सैन्य अधिकारी की होती थी जिसको ये सौंपता था, ठीक है। और इस व्यवस्था को ही इक्ता फरता कहा जाता था। बाद में आगे चलकर जो इक्ता है उस शब्द का प्रयोग एक प्रांत विशेष के लिए किया जाने लगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने जिस इक्ता शब्द का प्रयोग किया था वो एक निश्चित भूभाग के लिए किया था। तो ये बातें आपको इल्तुतमिश के बारे में ध्यान में रखनी है। आप चाहें तो एक बार इसको फिर से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान की, क्योंकि इल्तुतमिश के बारे में शासिका कौन बनेगी? रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक शासिका रहने वाली है। लेकिन उसकी बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।